चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। पहले हम कल जो हमने पढ़ा था वो सब रिवाइज करते हैं, उसके बाद विल प्रोसीड फर्दर विद टुडेज सेक्शन। ओके, तो कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सेल्स क्या होते हैं। असाइनमेंट्स आप अपनी नोटबुक्स में बना सकते हो या फिर A4 साइज शीट्स पे बना सकते हो। आई गेस नोटबुक वुड बी बेटर, सारे असाइनमेंट्स उसमें एक साथ हो जाएंगे। You will get that information how you have to upload your assignments, so don't worry about that, just write them down. You'll be informed what you have to do. ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं, ये सब बाद में डिस्कस करेंगे। सेल्स क्या होता है हमने कल पढ़ा था। जल्दी जल्दी आंसर करो और जल्दी से रिवाइज करो कल के टॉपिक्स को। सेल्स क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ। यस, सेल को हम फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। सेल्स जो होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती हैं, सबसे बेसिक और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होती है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है, वेदर इट इज अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग। हर कोई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ होता है। इवन जो बैक्टीरिया है जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, वो भी एक सेल से बना हुआ है, बट वो भी सेल से बना हुआ है अगर वो लिविंग है तो। उसके बाद जो सेल्स है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ होते हैं। सेल्स के दो टाइप्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल में अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो वो हम सेल वॉल के बेसिस पे कर सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे कर सकते हैं और साइज ऑफ वैक्यूल के बेसिस पे करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल के पास लार्ज वैक्यूल होता है। क्लोरोप्लास्ट की मदद से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन होता है प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है एनिमल्स के पास। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? वेरी गुड निधि, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। यस, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सी चीज सेल के अंदर आ सकती है और कौन सी चीज सेल से बाहर जा सकती है। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे स्कूल्स और कॉलेजेस के गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सिर्फ आईडी देख चेक करके स्टूडेंट्स को अंदर बाहर आने जाने देता है। सेम तरीके से जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिसाइड करेगी कि क्या सेल के अंदर आ सकता है और क्या सेल से बाहर जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? ये सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसको बॉस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये सेल की हर चीज को रेगुलेट और ऑपरेट करता है। सेल के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। न्यू सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्मा होता है। साइटोप्लाज्मा क्या होता है? ये पूरे सेल में इवनली स्प्रेड आउट होता है, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? यस, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एटीपी सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो क्या होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो क्या होगा? यस, देयर वुड बी नो एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी फिर सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया घर में किचन होती है ना, जहाँ से सारा फूड बनता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बेसिकली देखा जाए तो किचन से होती है। सेम तरीके से जो सेल का किचन है वो कौन है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। उसके बाद
हमने बात की थी डीएनए की। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, या फिर इसको ट्विस्टेड लैडर लाइक शेप भी कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर दिया किसने था? जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक नाम के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ठीक है, और उसमें बेस पेयर्स बनते हैं। कैन यू टेल मी द रूल ऑफ बेस पेयरिंग? बेस पेयरिंग का रूल क्या है? What is the rule of base pairing? यस, ए हमेशा टी के साथ बेस पेयर करता है, जी हमेशा सी के साथ बेस पेयर करता है, ठीक है। ए स्टैंड्स फॉर एडेनिन, टी स्टैंड्स फॉर थायमीन, सी स्टैंड्स फॉर साइटोसिन एंड जी स्टैंड्स फॉर गुआनिन। ये चार नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं जो आपस में बेस पेयर्स फॉर्म करते हैं। जैसे लेडर के स्टेप्स होते हैं, ये डीएनए के स्टेप्स होते हैं। सबको क्लियर है यहाँ तक? डीएनए जो होता है उसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि उसमें सारी जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड होती है। उसके बाद जो डीएनए वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रेट्स के लिए हमारी बॉडी में, जैसे हेयर कलर, हेयर टाइप, हाइट, स्किन टोन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। व्हाई डू चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स? व्हाई डू चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स? यस, बिकॉज दे पास ऑन देयर पेरेंट्स डीएनए, है ना, उनका पेरेंट्स का डीएनए जो है वो पास ऑन होता है चिल्ड्रन को। 50% डीएनए दे कैरी फ्रॉम देयर मदर एंड 50% फ्रॉम देयर फादर। So DNA is like an instruction manual of the body. Is that clear to you all? ठीक है। फिर हमने बात की थी जीन्स की। क्या होते हैं जीन्स? जीन्स क्या होते हैं? Yes, gene is the segment of DNA. डीएनए के एक सेगमेंट को जीन कहा जाता है जो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में। जैसे स्पेसिफिकली एक जीन डेडिकेटेड होगा कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ योर हेयर, और व्हाट विल बी द टेक्सचर ऑफ योर हेयर और योर स्किन कलर। इन सब चीजों के लिए एक पर्टिकुलर जीन डेडिकेटेड होता है, ठीक है। And if we have some problem in our genes, we may suffer from a genetic disorder. Is that clear to you all? Now let's come to proteins. Proteins क्या होते हैं? जो हमारे genes होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का। जो हमारे जीन्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने का। उसके बाद वो प्रोटीन जाकर वो पर्टिकुलर काम करता है, ठीक है। जैसे कि मसल बिल्डिंग हो गया, आपका हेयर ग्रोथ हो गया, एंजाइम्स का एक्शन और द हार्मोनल बैलेंस ऑफ योर बॉडी, these all the functions are done by proteins, ठीक है। और ये प्रोटीन्स बनने का इंस्ट्रक्शन कहाँ से आता है? जीन से आता है। इज दैट क्लियर टू यू ऑल?
फिर हमने टर्म पढ़ी थी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी की को स्टडी करने के प्रोसेस को जेनेटिक्स कहा जाता है। द वर्ड हेरिडिटी मींस पासिंग ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है। कल के टॉपिक में किसी को कोई डाउट है? असाइनमेंट से रिलेटेड कोई डाउट या कुछ ना समझ में आया हो सेल्स के बारे में, डीएनए के बारे में, जीन या प्रोटीन या फिर हेरिडिटी के बारे में? सबको ये टर्म्स का मीनिंग क्लियर है? चलो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। अनामिका ने क्वेश्चन पूछा है जेनेटिक और इनहेरिटेंस सेम होते हैं? तो हाँ, जेनेटिक्स और जो इनहेरिटेंस होते हैं ये मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू ट्रेट्स पास ऑन होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। ओके अनामिका। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं। इट इज इंट्रोडक्शन टू बायो इन्फॉर्मेटिक्स। आपको ये नाम जो है बायो इन्फॉर्मेटिक्स सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। ये कॉम्बिनेशन है बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स का। इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि ये बायोलॉजी है या फिर ये कंप्यूटर्स है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जो वर्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोलॉजी और कंप्यूटर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि कैसे बायोलॉजी और कंप्यूटर्स मिलकर डिजीजेस को सॉल्व करते हैं, मेडिसिन बनाने में हेल्प करते हैं और डीएनए को स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। So by the end of this class, you will know what कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बेसिक्स जो है उसका आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले एक सिंपल से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ यू गाइस विल टेल मी, अगर साइंटिस्ट के पास मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंस है और उन्हें उनको कंपेयर करना है, तो क्या वो उसे मैन्युअली नोटबुक में कर सकते हैं? हैं? साइंटिस्ट के पास मिलियंस ऑफ डीएनए है, डीएनए के सीक्वेंसेस है, तो क्या वो उन्हें कंपेयर कर सकते हैं मैन्युअली नोटबुक? क्यों नहीं कर सकते? आप सब कह रहे हो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? ओके, लॉट्स ऑफ डेटा। एग्जैक्टली, बहुत सारा डेटा है ये। और इसको मैन्युअली कंपेयर करने में बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा। इट इज अ वेरी टाइम सो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू कंपेयर। सो ये मैन्युअली करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसी प्रॉब्लम को जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स सॉल्व करता है।
इसी प्रॉब्लम को बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो सॉल्व करता है. नाउ व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स? बायो इन्फॉर्मेटिक्स मीन्स using computers, softwares, and technology to store, analyze, and understand biological data. I'm repeating the definition. Bioinformatics means using computers, softwares, and technology to store, analyze, and understand biological data. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है जब हम यूज करते हैं कंप्यूटर्स को या किसी तरह के सॉफ्टवेयर को या फिर टेक्नोलॉजी को अपने डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर डेटा को एनालाइज करने के लिए या उस डाटा को समझने के लिए, उस बायोलॉजिकल डेटा को समझने के लिए, तो इसको बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है. In simple words, if I'll explain, so it is a combination of biological data, computer tools, which is equivalent to bioinformatics. समझ में आई डेफिनेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की? You guys can discuss your college later on. Please focus on the class. बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन समझ में आई? दोबारा से समझाती हूँ, ठीक है? मैं पहले उसे इंग्लिश में बोल रही हूँ, फिर मैं उसे हिंदी में समझाऊंगी. बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब होता है यूजिंग कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी टू स्टोर, एनालाइज एंड अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल डेटा. बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो हम क्या मतलब है उसका? जब हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हमारे बायोलॉजिकल डेटा को समझने में, उसको एनालाइज करने में या फिर उस डेटा को स्टोर करने में, यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज आता है. अब जो वर्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स है वो बायोलॉजिकल डेटा को कंबाइन किया गया है और कंप्यूटर के टूल्स को. जब ये दोनों चीजें कंबाइन होती हैं तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनता है. जो बायोलॉजिकल डेटा और कंप्यूटर कंबाइन होता है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बनता है. समझ में आई अब डेफिनेशन? चलो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ बायोलॉजिकल डेटा. बायोलॉजिकल डेटा क्या होता है? जैसे हमारा डीएनए सीक्वेंस, हमारा प्रोटीन का सीक्वेंस, या फिर डिजीजेस से रिलेटेड जो डेटा है वो, किसी भी पर्सन की जेनेटिक इंफॉर्मेशन या फिर किसी के भी मेडिकल रिपोर्ट्स, ये होता है बायोलॉजिकल डेटा. डीएनए का सीक्वेंस है, पर्सन मान लो एक पर्सन ए है, उसके डीएनए का सीक्वेंस जो है वो उसका बायोलॉजिकल डेटा है. उससे रिलेटेड जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो उसका बायोलॉजिकल डेटा है. प्रोटीन्स का सीक्वेंस हो गया हमारा. डिजीज का जो डेटा है, किसी की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, क्या क्या डिजीजेस थी, कैसे क्या था, ये सब बायोलॉजिकल डेटा होता है. इसी को एनालाइज करते हैं हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मदद से. एग्जाम्पल से समझो. सपोज करो डॉक्टर को कैंसर पेशेंट का जेनेटिक डेटा एनालाइज करना है. तो ह्यूमन डीएनए जो है वो बहुत ही ह्यूज होता है. तो क्या इसको मैन्युअली एनालाइज करना पॉसिबल है? नहीं है. तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इधर हम इस्तेमाल करेंगे जो क्विकली डिटेक्ट कर सकता है कहाँ पर म्यूटेशन हो रही है डीएनए सीक्वेंस में. समझ में आया? किसी को कैंसर है, किसी को कैंसर है. अब हम ह्यूमन का डीएनए तो बहुत ही ह्यूज होता है, बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस. उसको ऐसे मैन्युअली एनालाइज करना इज क्वाइट इम्पॉसिबल. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से हम जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं कि किधर सीक्वेंस में म्यूटेशन हुई है. तो वो हमने कैसे किया? बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से हमने कंप्यूटर्स को यूज किया और जल्दी से पता लगा लिया किधर म्यूटेशन हो रहा है. एम आई क्लियर टू यू ऑल?
ओके एक एनालॉजी से भी समझते हैं. इमेजिन योर फोन गैलरी हैज 50,000 फोटोग्राफ्स. आपके फोन में 50,000 फोटोग्राफ्स है फोन गैलरी में, और आपको एक स्पेसिफिक फोटोग्राफ ढूंढना है ना. तो हम स्क्रोल करते रहेंगे 50,000 फोटोज को, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम कंज्यूमिंग है, और कितना सारा डेटा हमें एनालाइज करना पड़ेगा. बट एक सर्च फीचर आता है ना, आप किस पर्टिकुलर पर्सन की फोटोग्राफ ढूंढ रहे हो, तो आप उसकी मदद से जल्दी से उस फोटो तक पहुंच सकते हो. तो सेम चीज जब हम बायोलॉजी में अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल डेटा के लिए, वहां पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है. मेरे ख्याल से अब तुम लोगों को इसकी डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से, इस वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा. यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है. अच्छा मुझे बता सकते हो ये जो बायोलॉजिकल डेटा है कहाँ से आता है, किन किन जगहों से आता है, लाइक जो ये डीएनए सीक्वेंसेस हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये किन किन जगहों से आती है? वेरी गुड आशुतोष. और भी जगह है, एक लैब लैब थोड़ी है. हॉस्पिटल से हमें इतना सारा बायोलॉजिकल डेटा मिल सकता है, लैब से मिल सकता है, और रिसर्च लैब्स होती हैं उधर से मिल सकता है, या फिर डीएनए टेस्टिंग जो लैब्स होती है उधर से मिल सकता है. एग्जैक्टली तो ये कुछ जगह, इन जगहों से हमें बहुत सारा बायोलॉजिकल डेटा मिल सकता है. ठीक है, वेरी गुड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज इम्पोर्टेंट, या इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको. ठीक है. जो पहले के टाइम पे साइंटिस्ट होते थे ना, वो लोग मैनुअली रिसर्च करते थे. उनके पास ये टेक्नोलॉजी टूल सॉफ्टवेयर नहीं थे, तो वो मैनुअली रिसर्च करते थे. जो प्रोसेस बहुत ही स्लो था, टाइम कंज्यूमिंग था, और सालों लग जाते थे. बट जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, उसने इस प्रोसेस को फास्ट कर दिया. समझ में आया? इस टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस को फास्ट और एफिशिएंट कर दिया. टाइम नहीं लगता है जितना पहले लगता था, उतना एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ता. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? इम्पोर्टेंस है अब हम जल्दी डिजीजेस को डायग्नोज कर सकते हैं. सेकंड, हम काफी ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं. दूसरा, डीएनए सीक्वेंसिंग कर सकते हैं इजीली, और टाइम भी नहीं लगेगा उस चीज में. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारे रिसर्च के मेथड्स हैं वो इम्प्रूव हुए ड्रास्टिकली. ठीक है. फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 आया था, कोविड के टाइम में साइंटिस्ट ने वायरस के जीनोम को स्टडी किया था. उन्होंने कंप्यूटर्स के टूल्स का यूज किया था उस वायरस के जीनोम को स्टडी करने के लिए, जिसकी वजह से जल्दी वैक्सीन बना पाए थे हम लोग. ठीक है. जिसकी वजह से जल्दी वैक्सीन बना पाए थे. इसी वजह से यहाँ पर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का रोल आता है. ठीक है. मुनिश, जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस. जैसे डीएनए आरएनए को ही जीनोम बोल देते हैं हम लोग. ठीक है. वायरस के डीएनए को पढ़ा था, जीनोम को पढ़ा था, या डीएनए को पढ़ा था, एक ही बात है. तो यहाँ आपको इम्पोर्टेंस समझ में आई बायो इन्फॉर्मेटिक्स की. चलो आगे बात करते हैं हम. रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी. अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर्स में बायोलॉजी क्या कर, सॉरी, कंप्यूटर्स का रोल क्या है बायोलॉजी में. अब हम इस टॉपिक को कवर करते हैं. पहला है डाटा स्टोरेज. डेटा को स्टोर करने में हेल्पफुल है. मिलियंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस स्टोर करने होते हैं हम लोगों को. तो जो कंप्यूटर डाटाबेस होता है, हम उसमें उन्हें स्टोर कर सकते हैं आसानी से. फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव से आप सब फेमिलियर हो, आप सबने यूज किया है गूगल ड्राइव. तो उसमें हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. तो इसी तरीके से जो डेटाबेस होता है वो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है.
जैसे गूगल ड्राइव फाइल्स को स्टोर करता है ना, वैसे ही डाटाबेस जो है वो बायोलॉजिकल डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस हो गया डीएनए डाटा स्टोरेज। ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रोसेस और डीएनए सीक्वेंस को स्टोर करना होता है, तो स्टोर करने के लिए हम कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, सूरज। और जैसे गूगल ड्राइव्स आप लोग यूज करते हो ना, एंड्रॉइड में फीचर होता है गूगल ड्राइव, या स्टोर करते हो फाइल्स को स्टोर करने के लिए गूगल ड्राइव का यूज करते हो, इसी तरीके से अगर आपको बायोलॉजिकल डेटा स्टोर करना है तो वो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं। आगे जाके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे डेटाबेस का क्या होता है, अभी के लिए इतना समझो। ठीक है, दूसरा कंप्यूटर का रोल क्या है? दूसरा है डेटा एनालिसिस, डेटा को एनालाइज करना। कंप्यूटर जो है वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाता है और फिर डेटा को एनालाइज करता है उस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, एक सीक्वेंस में कहीं पे म्यूटेशन है तो वो कंप्यूटर की मदद से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि किधर डिफरेंट तरह का पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर जीन में म्यूटेशन हो रखी है, तो यहाँ कुछ फॉल्ट है। ठीक है, तीसरा है सीक्वेंस को कंपेयर करने में इट इज वेरी हेल्पफुल, लाइक डीएनए जो है कंपेयर करना होता है उसको। फॉर एग्जांपल, हमें ह्यूमन डीएनए को कंपेयर करना है एक वायरस के डीएनए से, तो हम कंप्यूटर्स की मदद से उसे आसानी से कर सकते हैं। मैन्युअली करेंगे तो अगेन इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड लेंदी प्रोसेस, कंप्यूटर्स की मदद से हम जल्दी डीएनए को कंपेयर कर सकते हैं। फोर्थ इज प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। कंप्यूटर्स की मदद से हम प्रोटीन्स का जो शेप है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, विच इज वेरी यूजफुल फॉर मेडिसिन। ओके, फिर रिसर्च स्टिम्युलेशन में जो साइंटिस्ट है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कंप्यूटर्स पर टेस्ट करके देख लेते हैं लाइक कौन सा ड्रग सूटेबल है, कौन सा ड्रग नहीं है। उन्हें पता चल जाएगा क्योंकि उनके पास कंप्लीट सीक्वेंस होगा, तो वो कंप्यूटर्स की मदद से रिएक्शंस ड्रग का प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये ड्रग सक्सेसफुल है कि नहीं। समझ में आया रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन बायोलॉजी? ठीक है, तो कंप्यूटर्स जो है उधर बायोलॉजी में आसान करता है हमारा काम, स्टोर करने में, एनालाइज करने में, रिसर्च करने में, और यहाँ तक कि ये भी पता लगाने के लिए कि जो ड्रग डेवलप की गई है उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा। उसको वो रिएक्ट करके स्टडी कर लेते हैं कि किस चीज पे कैसा असर पड़ रहा है उस पर्टिकुलर ड्रग का। ओके, चलो। डेटा एनालिसिस समझते हैं अब हम। आई एम यूजिंग द वर्ड अगेन एंड अगेन, डेटा एनालिसिस। अब हम उसको समझते हैं वो होता क्या है। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा एनालिसिस में डाटा को कलेक्ट करना। कैसा डाटा? जैसे डीएनए सैंपल्स हो गए, ब्लड सैंपल्स हो गए, कोई भी रिसर्च इंफॉर्मेशन, इसको हम पहले कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसको स्टोर करना होता है। उसे इस सब इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके हम एक कंप्यूटर के डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो वो डेटा है वो प्रोसेस होगा, सॉफ्टवेयर जो है वो उस डेटा को क्लीन करेगा। आफ्टर दैट उसका एनालिसिस होगा, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। फिर जो फिफ्थ स्टेप है वो है रिजल्ट। आप लोगों साइंटिस्ट के पास जो है वो कंक्लूजन निकल के आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब वो चेक कर सकते हैं कि किधर डीएनए का म्यूटेशन हो रहा है, या फिर किधर या कौन सी डिजीज का रिस्क है। ये सब चीजें डेटा एनालिसिस की मदद से एट द एंड वी कैन प्रिडिक्ट दैट। समझ में आए डेटा एनालिसिस के स्टेप? यस, यूरिन सैंपल्स आल्सो यू कलेक्ट दैट।
पहले आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डेटा को स्टोर किया जाएगा, फिर उस डेटा की प्रोसेसिंग होगी, आफ्टर दैट एनालिसिस किया जाएगा डेटा का या जो भी इंफॉर्मेशन है उसका, फिर आपके पास जो है आउटपुट निकल के आ जाएगा। उससे आसानी से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन सी डिजीजेस का रिस्क है या फिर डीएनए म्यूटेशन किधर हो रखी है, ये सब चीजें। ओके अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, किधर किधर एप्लीकेबल है ये फील्ड। हेल्थ केयर सेक्टर में एप्लीकेबल है, डिजीजेस हेल्थ केयर सेक्टर में कैसे एप्लीकेबल है, इधर हम इसकी मदद से डिजीजेस को डायग्नोस कर सकते हैं, कैंसर से रिलेटेड रिसर्च कर सकते हैं, दूसरा ड्रग्स की डिस्कवरी कर सकते हैं। फिर ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी यूजफुल है, बेटर क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए या फिर डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाने के लिए। फॉरेंसिक में डीएनए मैचिंग की जाती है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन साइट्स पे जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है अक्यूज या क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए। एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को कंपेयर किया जा सकता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो बायोटेक्नोलॉजी में काफी न्यू रिसर्च है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन पर्सन ए है, ठीक है, उसको कोई डिजीज है। अब क्या करेंगे साइंटिस्ट, उसकी जेनेटिक्स के उसकी डीएनए उसकी जीनोम को अच्छे से पढ़ लेंगे, डीप रिसर्च करेंगे और सिर्फ उस पर्सन ए के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सिर्फ उसी पर्सन के लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन बनाई जाएंगी। समझ में आया, सिर्फ पर्सन ए के लिए पर्सनलाइज्ड या कस्टमाइज्ड मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन डिजाइन की जाती है। तो ये काफी न्यू चीज है कि एक पर्सन को पर्टिकुलरली उसी के डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करके उसी के बेसिस पे उस पर्सन के लिए मेडिसिन को क्रिएट करना। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पर्सनलाइज मेडिसिन सेक्टर में। जैसे कभी कभी डीएनए टेस्ट ने ये दिखाया कि जो पर्टिकुलर मेडिसिन है वो रिएक्शन कर रही है, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट को चेंज कर सकता है। ये चीज हम कंप्यूटर में ही एनालाइज कर लेंगे पहले से बिना मेडिसिन दिए किसी पर्सन को। तो ये अच्छी बात है, इससे पर्सन को हेल्थ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और हमें पहले ही पता चल गया कि ये वाली मेडिसिन इस पर्टिकुलर पर्सन को नहीं सूट करेगी, तो हमें उसका ट्रीटमेंट चेंज कर देना चाहिए। सबको समझ में आए यहाँ तक? मैंने आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन बताई है, जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया था। क्या समझ नहीं आ रहा? जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में समझाया था उसकी एप्लीकेशन ही तो बताइए कि कैसे आप उसको हेल्थ केयर सेक्टर में यूज कर सकते हो। ये जॉब्स वाला टॉपिक भी आई क्लियर यू, इसके लिए एक सेपरेट सेशन है, सॉरी सेपरेट क्लास है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल बताई जाएगी, आप आगे क्या पढ़ सकते हो, क्या सेक्टर्स क्या जॉब्स अवेलेबल है या किधर जाकर आप जॉब कर सकते हो। अभी ये टॉपिक्स तो पढ़ लो क्या है। हाँ, मैं ये टॉपिक दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये जो एप्लीकेशंस वाले से पहले जो समझाया है वो सब सबको समझ में आया? डेटा एनालिसिस तक? ठीक है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की एप्लीकेशन यानी कि इस फील्ड को हम किधर किधर यूज कर सकते हैं।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। तो हेल्थ केयर सेक्टर में ये कहाँ यूज होता है? इसकी मदद से हम मेडिसिन बना सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं नई तरीके की ड्रग्स को, या फिर डिजीजेस को डायग्नोज करना है तो वो भी कर सकते हैं कि एक पर्सन की क्या कहते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन ली, उसको डाला, सॉफ्टवेयर डेटा लिया, उसको कंप्यूटर्स में डाला, एनालिसिस होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि किधर म्यूटेशन हो रखी है। तो इससे हमें पता चल जाएगा ना कि क्या डिजीज है, किधर दिक्कत है, तो वो डिजीज को हम डायग्नोज कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से, और आसानी से भी डायग्नोज हो गई है। ठीक है, कैंसर में रिसर्च के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है। ये बॉडी में ऐसे सेल्स को पहचान सकती है जो जो आगे जाके कैंसरस सेल्स में बदल सकते हैं। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काफी हेल्पफुल है। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर में इसका यूज। बेटर क्रॉप्स बनाई जा सकती हैं, क्रॉप्स के डिफरेंट डिफरेंट ये देखा जा सकता है किस क्रॉप में किस तरह का जीन ऐड करेंगे तो क्या हमें आउटपुट मिलेगा, किस तरीके की क्रॉप मिलेगी, उसका सर्वाइवल रेट कैसा होगा, क्या वो सर्वाइव कर पाएगी इन पर्टिकुलर कंडीशन में। तो ये सब चीजें हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर में डाला जाता है, उसमें ऑलरेडी डेटा स्टोर्ड होता है, तो वो उसके बेसिस पे आपको बता देते हैं। जैसे कि जो गूगल ऐप सर्च करते हैं, आपको कोई भी आंसर मिलता है ना, ये एक डेटा बेस में डालेंगे, वो एक तरह से गूगल का ही काम करेगा, जो जिसमें ऑलरेडी बायोलॉजिकल डेटा की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो उधर से आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी और आप उसको आसानी से कर पाओगे। फॉरेंसिक जो फील्ड होता है हमारा, उसमें हेल्पफुल होती है। फॉरेंसिक बेसिकली क्राइम रिलेटेड चीजों में डील करता है। जैसे डीएनए फिंगर एक सील कर देते हैं ना, एक जहाँ पे क्राइम हुआ था, क्राइम स्पॉट को सील कर देते हैं, उधर जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो और किसी को कुछ टच नहीं करने देते, क्योंकि चांसेस है या तो वहां पर क्रिमिनल का जो डीएनए सैंपल मिल सकता है, या फिर उसके फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, जिससे क्रिमिनल तक पहुंचना आसान हो जाएगा, अक्यूज्ड जो भी है उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए। ठीक है, वहां तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तो ये सब चीजें जो है फॉरेंसिक में यूज की जाती है, इधर बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज किया जाता है। समझ में आए इधर इधर तक सबको? फिर मैंने कहा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। मान लो मेरे को कोई डिजीज है और मेरे को अभी सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, आगे सब डिटेल में पढ़ाऊंगे भी, जितना बता रही हूँ उतना सुनो। एक भी ऐसी टर्म नहीं छोड़ूंगी जो मैं यूज कर लूं और उसे एक्सप्लेन ना करूं। हैव पेशेंस एंड जस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो फर्दर टॉपिक्स कैसे क्लियर करोगे? ठीक है, और आशुतोष कोर्स के कंप्लीट होने तक का वेट करो। There is a specific session which will include all the criterias where you can work, what you can study, or what you can pursue in your higher education. Okay, you'll get all that information. Don't have to worry about it. पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का मतलब होता है किसी, मान लो मेरे को कोई डिजीज है, मेरे को किसी तरह का मेडिसिन सूट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, मेरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करेगा और उसकी मदद से मेरे सिर्फ पर्टिकुलरली मेरे लिए स्पेशलाइज्ड मेडिसिन को डिजाइन करेगा, मेरे जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टडी के बेसिस पे जो वो मेडिसिन डिजाइन होगी वो सिर्फ मेरे लिए डिजाइन होगी। तो ये कॉन्सेप्ट को पर्सनलाइज्ड मेडिसिन कहा जाता है। ठीक है,
समझ में आया पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होता है? किसी भी एक पर्सन के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टडी करना और पर्टिकुलरली उसी पर्सन के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डिजाइन करना। दिस इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट और ये काफी हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे कि डीएनए टेस्ट किया तो उसकी मदद से हमें पता चल जाए, मेरा डीएनए टेस्ट किया उसकी मदद से पता चल जाएगा कि मेरे को ये ड्रग है ना, ये रिएक्शन कर रही है, मेरे को ये ड्रग सूट नहीं करेगी। तो उस रिजल्ट के बेसिस पे जो डॉक्टर है वो मेरा ट्रीटमेंट चेंज कर देंगे। यहाँ पर भी जो है हम लोग यूज करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स को। समझ में आया? जैसे कोविड के ऊपर रिसर्च की गई थी तो उसमें डॉक्टर्स ने वायरस के म्यूटेशंस को जो है वो ट्रैक किया था। पता चल, क्योंकि वो वायरस बहुत जल्दी जल्दी म्यूटेट कर रहा था तो साइंटिस्ट ने उस म्यूटेशन को अच्छे से समझा था बायो इन्फॉर्मेटिक्स की मदद से। उसकी जो मेडिसिन है वो जल्दी भी इसी वजह से बन पाई थी क्योंकि हमारे पास ये एडवांसमेंट टूल्स थी अब। अगर पहले की तरह होता तो सालों लग जाते वैक्सीन वैक्सीन बनाने में, और इनफैक्ट उस डिजीज को समझने में भी बहुत टाइम लग जाता। हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स के एडवांस टूल्स थे तो इनकी मदद से हमने जल्दी डिजीजेस को समझा, सॉरी कोविड को समझा, वायरस को समझा, उसके म्यूटेशंस को समझा और उस सब स्टडी के बेसिस पे वैक्सीन को जल्दी बनाया गया। समझ में आया? और उसको कंट्रोल किया गया, ठीक है। फिर डीएनए टेस्टिंग भी की जा सकती है। तो ये दोनों एक ही फील्ड है, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तभी दोनों का नाम साथ में लिया जाता है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर हुए, वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस था। जब बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर आया तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स बन गया। समझ में आया? डीएनए टेस्टिंग में भी ये हेल्पफुल है। जैसे आपको अपने एंसेस्टर्स के बारे में पता लगाना है, डीएनए टेस्टिंग होती है ना कि पर्सन ए के पेरेंट्स कौन है, आइडेंटिफाई करने के लिए कि इस चाइल्ड के पेरेंट्स कौन है, मदर कौन है, फादर कौन है, ये सब चीजें। तो इधर भी हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज करते हैं, हमारे काम जल्दी हो जाता है। डीएनए टेस्टिंग कंप्यूटर्स ही हमारा सारा काम करके हमें रिजल्ट शो कर देते हैं, ठीक है। वरना ये सब प्रोसेस मैन्युअली करना पड़ता था पहले। फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हमने देखा, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुआ, वहां पे डीएनए के सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट किए जाते हैं, फिंगर पैटर्न्स को, फिंगर प्रिंट्स के जो पैटर्न्स है उनको स्टडी करके पता लगाया जा सकता है ना कि ये फिंगरप्रिंट्स किस पर्सन के हैं, किस पर्सन से मैच हो रहे हैं। उसकी वजह से हम क्रिमिनल्स को आसानी से पकड़ सकते हैं, ठीक है। कैंसर को डिटेक्ट करने में भी ये हेल्पफुल है, आपकी बॉडी में किधर म्यूटेशंस हो रहे हैं या किधर कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हैं, वो सब चीजें भी हम कंप्यूटर्स के थ्रू जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। हाँ, I'll tell you about this Human Genome Project. This was an biggest achievement in the history of biotechnology, जहाँ पर कंप्लीट ह्यूमन डीएनए को स्टडी किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा। उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप लोग इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट द यूजेस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
यूजेस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हो गया, उसके बाद हेल्थ केयर में क्या है, मेडिसिनल फील्ड में, एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन यूजेस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, कैंसर डिटेक्शन में हेल्पफुल है, डीएनए की टेस्टिंग में हेल्पफुल है, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में हेल्पफुल है, फॉरेंसिक्स में यूजफुल है, और एवोल्यूशन को स्टडी करने में इट इज वेरी यूजफुल। तो ये कुछ यूजेस हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स के, तो आपको अपने असाइनमेंट में एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेल व्हाट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बाद आप डेटा एनालिसिस के बारे में बताओगे वो क्या होता है, उसके 5 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद आप यूजर्स लिख देना, 3 एप्लीकेशंस एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? सबने स्क्रीनशॉट ले लिया असाइनमेंट का? ओके, 1 सेकेंड, मैं कल की असाइनमेंट भी शेयर कर रही हूँ, उसका भी आप लोग दोबारा से स्क्रीन शॉट ले लो अगर किसी ने नहीं लिया है। द टॉपिक वाज एक्सप्लेन डीएनए इन सिंपल टर्म्स, ये कल की असाइनमेंट है। यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट डीएनए। एक्सप्लेन अबाउट डीएनए। स्क्रीनशॉट ले लिया सेकंड असाइनमेंट का? हाँ जी, तीनों असाइनमेंट्स बनानी है आपको। तीन असाइनमेंट शेयर किए हैं यादव जी, 3 असाइनमेंट शेयर किए हैं। फर्स्ट में आपको बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस के बारे में बताना था, आई गेस। सेकंड वाले में डीएनए के बारे में बताना है, और आज वाली आपको दिखा दी गई। मैंने कल की क्लास में 2 असाइनमेंट्स आप लोगों को दिखाई थी।
मैं फर्स्ट असाइनमेंट को रीशेयर कर रही हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं दोबारा से बार बार सॉरी सेम असाइनमेंट्स को नहीं शेयर करूंगी। इम्पोर्टेंस, ये असाइनमेंट 1 है आप लोगों की, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। You have to write the importance of biotechnology in daily life. ले लिया सबने स्क्रीनशॉट? I'm again and again telling you that you'll be informed how to submit it. Don't ask same questions daily. You'll get that information. I don't know how you have to submit the assignment, so we'll tell you this information. Where you have to submit or how you have to submit the assignment. You'll get the complete information. Have patience. Just relax. जितना कहा गया है उतना करो, उसके आगे बता दिया जाएगा कैसे क्या कितना करना है तुम लोगों को। समझे? चलो, आज की क्लास में किसी को कोई डाउट था या है? सॉरी। हाँ जी, सभी क्लासेस में असाइनमेंट्स होंगे। किसी को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है आज की क्लास में? आज की असाइनमेंट में यू हैव टू राइट अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। चलो, सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। हैव अ गुड इवनिंग। बाय एवरीवन। चलो, थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन।